सिर्फ मेरे हाथ का बना खाना खाने के लिए लोग अक्सर एक और निवाला पाने के लिए आपस में लड़ पड़ते हैं। यहाँ तक कि बाहर के लोग भी इसे खाने के लिए किसी भी तरह अंदर आना चाहते हैं। और मैं, जो पहले बस एक चौराहे पर शाओबिंग भुनी हुई रोटी बेचता था, एक माफिया बॉस द्वारा बलि का बकरा बनाकर यहाँ लाया गया हूँ। और एक हफ्ते में मुझे गोली मारने की सजा मिलने वाली है। जब मैं बहुत ज्यादा दुखी और गुस्से में था, तभी जेल गार्ड का कैप्टन मुझे पूछताछ कक्ष में ले गया और मुझसे कैदियों के लिए खाना बनाने को कहा। लेकिन मुझे सिर्फ शाओबिंग बनाना आता है, जो ड्रैगन देश चीन में किसी शेफ का काम नहीं माना जाता। क्या मुझे 2000 शाओबिंग बनाने होंगे? लेकिन एक एक सेकंड की जिंदगी कीमती है कि उसूल पर चलते हुए मैंने मजबूरी में हामी भर दी। लेकिन रसोई के उपकरण बहुत खराब थे और सामग्री भी ताज़ी नहीं थी। इसके अलावा कैदियों के खाने के समय में सिर्फ 40 मिनट बचे थे। 2000 लोगों के लिए खाना बनाना, अगर कुकिंग गॉड चाओ सिंह ची भी आ जाएं तो भी मुश्किल है। और अगर समय पर खाना नहीं बना तो जेलर की बात तो छोड़ो, वो मौत की सजा पाए कैदी ही मुझे मार डालेंगे। जब मैं पूरी तरह निराश था, तभी अचानक मेरे दिमाग में गेड़ा तांग सूप बनाने की जानकारी आ गई। मैंने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसे बनाना शुरू कर दिया। उसी समय ब्लॉक 1 के खतरनाक कैदियों के आंगन में छोटे बालों वाला पीटर कुर्सी पर लेटकर धूप सेंक रहा था। ये इंसान चाहे जेल में हो या बाहर, हर जगह इसका खौफ है। वो असली जेल का बॉस है। वो अचानक उठा और खतरनाक कैदियों की एक भीड़ को लेकर कैंटीन के दरवाजे के बाहर आ गया। उसने अपने पीछे खड़े लड़कों से जोर से पूछा, लड़कों, अगर आज का लंच भी रोज की तरह बकवास हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? बगल में खड़े एक पतले आदमी ने गुस्से से कहा, उसे भगवान के पास भेज देंगे। लगातार तेजी से दरवाजा खटखटाने की आवाज ने कैंटीन में खोए हुए जेल गार्ड सिलास को चौंका दिया। खाने का समय हो गया था, लेकिन जब उसने मुझे रसोई में व्यस्त देखा तो उसकी आंखों में चिंता की झलक आ गई। वो मेरी स्थिति जानता था, इसलिए मुझे बचाना चाहता था। लेकिन रसोई का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। रसोई में 50 बड़े ड्रम एक सफेद सूप जैसे खाने से भरे हुए थे। हालांकि उसने ये पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन दिखने में ये बहुत साधारण लग रहा था। इससे कैदियों को बेवकूफ बनाना मुश्किल था। मैंने दरवाजे पर हलचल सुनी और तुरंत उसे इसे उठाने में मदद करने के लिए बुलाया। सिलास ने सिर हिलाया और कहा, इसे बाहर निकालने के बाद मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, वरना वो हत्यारे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसकी ये बातें सुनकर मेरे मन में उसके लिए थोड़ी इज्जत बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि हम सारे सूप के ड्रम खाने की खिड़की तक ला पाते, बाहर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के मारे जा रहे थे और उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया था। हम दोनों ने अपना काम तेज कर दिया। पहले कैदी खुद इसे उठाते थे। बड़ा पीटर अपने लड़कों को दूसरों को खाना परोसने के लिए लगाता था। लेकिन आज सुबह रसोइये के साथ हुई खूनी घटना के बाद रसोइये और कैदियों को एक दूसरे से दूर रखना जरूरी था। सब कुछ सेट करने के बाद सिलास ने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया। फिर एक दूसरे रास्ते से मुझे सेल नंबर 99 में ले गया और उसके बाद ही उसने कैंटीन का दरवाजा खोला। पीटर लेदर जैकेट पहने और मुंह में सिगार दबाए धीरे धीरे अंदर आया। उसके पीछे उसके लड़के इज्जत से चल रहे थे। पीटर ने खाने की खिड़की की ओर देखा और पूछा, सिलास, नया शेफ कहाँ गया? सिलास ने बिना डरे जवाब दिया, मैं नहीं बता सकता। पीटर ने ठंडी सांस ली और अपने पतले लड़के पतले बंदर को इशारा किया कि वो लोगों को खाना परोसे। लेकिन पतला बंदर जैसे ही वहां गया, वो सन्न रह गया और कुछ देर बाद चिल्लाया, क्या ये सूअरों के खाने लायक खाना है? पीटर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेजी से खिड़की के पास गया और जब उसने खिड़की के अंदर करीने से रखे सफेद पेस्ट के ड्रमों को देखा तो उसका खून खौल उठा। सिलास को देखने वाली उसकी आंखों में मौत की चमक थी। उन्हें सूअर का खाना दे रहे हैं? अगर उसने ये अपमान सह लिया तो वो पीटर आगे चलकर बॉस कैसे कहलाएगा? सिलास अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। इलेक्ट्रिक बैटन पकड़े उसके हाथों में पसीना आ रहा था। उसने एक झूठी कहानी बना दी। पीटर, शांत हो जाओ। ये एक रहस्यमयी पूर्वी मास्टर शेफ द्वारा बनाई गई खास डिश है। इस मास्टर शेफ ने अकेले ही पूर्वी दुनिया के डार्क क्यूजीन की दुनिया में तहलका मचाया था। वो बहुत काबिल है। पीटर ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। कुछ शब्द उसे समझ नहीं आए, लेकिन सुनने में ये बहुत दमदार लग रहा था। इस पल उसके मन में थोड़ी उत्सुकता जागी। रहस्यमयी पूर्वी प्राचीन देश में इस डिश का क्या नाम है? सिलास ने मुझसे पहले ही पूछ लिया था और उसने अजीब उच्चारण के साथ कहा, गेड़ा तांग। ये कहने के बाद वो मुड़कर जाने वाला था, लेकिन पीटर ने उसे पकड़ लिया। दोस्त, तुम्हें यहीं रुकना होगा। ये कहकर उसने पास रखा चम्मच उठाया और एक कटोरा भर लिया। लेकिन उसने खुद नहीं खाया, बल्कि उसे अपने पतले लड़के पतले बंदर के सामने खिसका दिया। पतले बंदर, तुम 2 साल से मेरे साथ हो। ये सूप का कटोरा तुम्हें इनाम में दिया जाता है। पतले बंदर का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में साफ इनकार था। उसे शुरुआत से ही सिलास की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन वो बॉस की बात भी नहीं टाल सकता था। इसलिए उसने कटोरा उठाया और बस एक घूंट पिया।
लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल उसे ऐसा लगेगा जैसे बिजली का झटका लगा हो और वो अपनी जगह पे जम गया। जीभ से होते हुए एक गर्म और खुशहाल एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया, जैसे उसने अपने बचपन को अपनी माँ की गोद में लेटे हुए देख लिया हो। यहाँ तक कि उसे लगा कि भगवान उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पतले बंदर को लगा कि वो इस खुशी से मर जाएगा। पतले बंदर का ये चेहरा देखकर पीटर के मन में गहरा शक पैदा हुआ और उसने सीधा अपने लिए एक कटोरा भर लिया। पल भर में ही उसका पूरा शरीर जैसे फूट पड़ा। उसे एक भ्रम होने लगा जैसे वो अपने बचपन की रॉकिंग कुर्सी पर बैठा है और उसकी माँ प्यार से उसकी देखभाल कर रही है। ये सब इतना असली था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। बगल में खड़ा छोटा जेल गार्ड सिलास एकदम चकरा गया। ये क्या हो रहा है? एक सूप पीकर ये लोग रो क्यों रहे हैं? इन बेवकूफों को देखो जिन्होंने कभी ड्रैगन देश का खाना नहीं खाया है। खुद को बॉस कहते हैं, बिल्कुल कचरा है। खैर, जो भी हो, ये देखकर लग रहा था कि मेरी जान बच गई है। बगल में खड़े बाकी लड़कों ने जब देखा कि बॉस और पतला बंदर एक सूप पीकर मरने जैसी खुशी महसूस कर रहे हैं, तो वे भी खुद को रोक नहीं पाए। वे सब उत्साह के साथ बड़े बड़े कटोरे भरकर पीने लगे और सबके चेहरों पर ऐसी खुशी आ गई जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। इस समय तक पीटर ने लगातार 3 कटोरे खाली कर दिए थे। उसने अपने 2 आदमियों को इशारा किया और उन्होंने एक ड्रम बचाकर पीटर की 3 कमरों वाली आलीशान जेल की कोठरी में रखवा दिया। उसे अपने लिए कुछ छिपा कर रखना था। काफी छीना झपटी के बाद एच ब्लॉक का लंच टाइम खत्म हुआ। 50 ड्रम सूप में से एक बूंद भी नहीं बची थी। अभी अभी ड्रम के बचे हुए हिस्से को लूटने के लिए 2 गुटों में लड़ाई हो गई थी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 6 को मामूली चोटें आईं। जब जेल गार्ड कैप्टन मार्टिन अपने लोगों के साथ वहां पहुंचा तो दोनों गुट जा चुके थे। मार्टिन तबाही का नजारा देखकर सिर पकड़कर बैठ गया। कोने में 5 कैदी अभी भी पागलों की तरह न जाने क्या कर रहे थे। मार्टिन ने उलझन में पास जाकर देखा और जब उसे समझ आया तो उसका चेहरा अजीब हो गया। वे 5 खतरनाक कैदी आराम से अपनी प्लेटें चाट रहे थे। उसने सभी को कैंटीन से बाहर निकाला और फिर जेलर को फोन करके इस छोटी सी लड़ाई की घटना की रिपोर्ट दी। जेलर थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस मार्टिन से कहा कि रात को खाना बनाने के लिए एक अच्छा शेफ ढूंढे और उस शाओबिंग बेचने वाले हत्यारे से खाना न बनवाए। उसने कहा, एक बार बेवकूफ बनाकर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, यही बहुत है। मार्टिन ने मुंह से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मन ही मन गालियां देने लगा। अगर उससे न बनवाऊं तो और किसी को कहां से लाऊं? और मैं इतना स्वादिष्ट सूप सिर्फ इसलिए बना पाया क्योंकि मैंने खाना पकाने से पहले बिग पॉट मील सिस्टम को चालू कर लिया था। जब मैं दोपहर की नींद से उठा तो मुझे 2000 से ज्यादा संतुष्टि पॉइंट मिल चुके थे। 3000 पॉइंट पूरे होने पर मैं एक लकी ड्रॉ खेल सकता था। प्राइस पूल में मुझे मेरी मौत की सजा टालने वाला कार्ड मिल सकता था। अगर मुझे जिंदा रहना था तो मुझे जल्दी से और भी संतुष्टि पॉइंट जमा करने थे। तभी बाहर के गलियारे में कदमों की आहट हुई। सिलास मेरी जेल के बाहर खड़ा था। वो मुझे रात का खाना बनाने के लिए बुलाने आया था। मैंने खुशी खुशी मान लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मेरी मदद के लिए किसी को देंगे। ये एक खूबसूरत महिला थी जिसने पहले एक ड्रैगन देश के रेस्टोरेंट में काम किया था। लगता है खाना बनाने के इस हुनर से मैं जेल में कुछ फायदे पा सकता हूँ। लेकिन जब सोफिया ने मेरी नज़र देखी तो उसकी आंखों में गुस्सा और ठंडक थी। उसने जेल गार्ड सिलास को भी कोई भाव नहीं दिया। सिलास ने हमें जल्दी खाना बनाने को कहा और खुद रसोई के बाहर इंतजार करने चला गया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि सोफिया ने मुझे बीच में रोक दिया। तुम जैसे लोगों के हजारों टुकड़े कर देने चाहिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। सोफिया ने दांत पीसते हुए ये कहा और दीवार के सहारे आंखें बंद करके चुपचाप खड़ी हो गईं। मैंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और आज की सामग्री की ओर देखा। कोल्ड रूम की जांच करने के बाद मैंने आह भरी। कोई भी अच्छी चीज नहीं थी। मांस और सब्जियां बहुत कम थीं, इसलिए मुझे आटे की चीजों में से यांगचुन नूडल्स चुनने पड़े। उसी समय सेल नंबर 1 में पीटर घबराहट से मेडिकल डॉक्टर को देख रहा था। क्या मेरे भाई के होश में आने की कोई गुंजाइश है? तुम्हारे भाई की जैसी हालत है, होश में आने की संभावना 1,000,000 में 1 से भी कम है। मेरा सुझाव है कि उसे इस कोमा में रखने के बजाय उसे शांति से इस दुनिया से जाने दिया जाए। पीटर के दिमाग में जैसे धमाका हुआ, उसका शरीर लड़खड़ा गया और एक ही पल में वो कुछ साल बूढ़ा लगने लगा। उसने रॉबिन्स को कुछ नहीं कहा, बस कमजोर आवाज में उसे विदा कर दिया। पीटर बिस्तर के पास बैठ गया, अपने भाई कीरा का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में दुख भर आया। ये बड़े भाई की गलती है जो तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। अगर कोई तुम्हें जगा सके तो मैं अपनी सारी दौलत और ताकत छोड़ने को तैयार हूं। दृश्य बदलता है। मेरी तरफ यांगचुन नूडल्स लगभग तैयार हो गए थे। मैंने पहले अपने लिए एक कटोरी निकाली। पल भर में ही स्वादिष्ट खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सोफिया ने जब यांगचुन नूडल्स की खुशबू सूंघी तो उसे लगा जैसे उसे हल्का सा बिजली का झटका लगा हो। उसके मुंह से पानी टपकने लगा। मैंने सोफिया का चेहरा देखा और सीधे कहा, खाना है पर मैं नहीं दूंगा।
फिर मैंने सुड़क कर एक बड़ा घूंट लिया और मजा लेने लगा। सोफिया हैरान रह गई और उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसने दांतों के बीच से कहा, मुझे तुम जैसे समाज के कचरे से सख्त नफरत है। मैं, सोफिया, मर जाऊंगी पर तुम्हारा बनाया कुछ नहीं खाऊंगी। 10 मिनट बाद सिलास और सोफिया रसोई में कटोरे पकड़े हुए थे, कांटों से लगातार नूडल्स अपने मुंह में डाल रहे थे और दोनों के चेहरों पर खुशी और मदहोशी छा रही थी। सिलास को आखिरकार समझ में आ गया कि दोपहर को कैदी खाने के लिए आपस में क्यों लड़ रहे थे। यह खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और उसके मन में मेरे लिए थोड़ी इज्जत बढ़ गई। रात के खाने का समय अभी नहीं हुआ था, लेकिन कैंटीन के बाहर लंबी लाइन लग गई थी और लोहे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जा रहा था। सिलास ने देखा कि मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, तो उसने अपने एक साथी से सोफिया को वापस ले जाने को कहा। जाते समय सोफिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद आसपास के लोगों की वजह से वो बोल नहीं पाई। इसके बाद सिलास कैदियों को कैंटीन के अंदर ले आया। आज रात पीटर नहीं आया था, बल्कि पतला बंदर आया था। दोपहर की तरह ही पतला बंदर अपने कुछ लड़कों के साथ खिड़की के अंदर गया और लाइन में लगे कैदियों को खाना परोसने लगा। ड्रम में तैरते नूडल्स को देखकर पतला बंदर चौंक गया। फिर उसने भौहें सिकोड़ी और धीरे से शिकायत की, ये नूडल्स क्यों हैं? मुझे नूडल्स सबसे कम पसंद है और बॉस को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने दोपहर में अच्छा काम किया था इसलिए मैं शिकायत नहीं करूंगा। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मेरे ये नूडल्स ऐसे ही निकाल कर नहीं खाए जा सकते, इन्हें मेरे खुद बनाए हुए गर्म सूप के साथ मिलाना होता है। ये कहकर मैंने पास रखे एक बड़े थर्म्स ड्रम का ढक्कन हटाया। उसी पल भाप के साथ एक शानदार खुशबू उस ड्रम से बाहर निकली और तेजी से पूरी कैंटीन में फैल गई। जिस जिसको ये खुशबू आई उनके मुंह से पानी टपकने लगा। पतले बंदर भाई, जल्दी से खाना देना शुरू करो, हम सब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पतले बंदर ने जल्दबाजी नहीं की। वो 2 कदम आगे बढ़ा और ड्रम के अंदर देखा। उस खुशबू से कुछ पल के लिए होश खोने के बाद उसने जल्दी से बॉस के लिए 5 हिस्से पैक किए और उसके बाद कैदियों को खाना देना शुरू किया। उधर सेल नंबर 1 में बड़ा बॉस अपने भाई की वजह से गुस्से में बैठा था और अपना गुस्सा निकालने की जगह ढूंढ रहा था। तभी बुलोंग 2 लड़कों के साथ डगमगाते हुए एक थर्मस का डिब्बा लेकर अंदर आया। उसे डर था कि देरी होने से खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा, इसलिए वो अंदर आने से पहले इजाजत लेने का नियम भूल गया। नतीजतन पीटर ने उसे जमकर गालियां दी और वे तीनों डर से कांपने लगे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। जब पीटर को पता चला कि रात के खाने में यांगचुन नूडल्स हैं, तो उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और उसकी आंखों में बुलोंग के लिए भयानक ठंडक आ गई। बुलोंग घबराकर घुटनों के बल गिर पड़ा और उसकी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। यहां तक कि वो रहम की भीख भी नहीं मांग सका। पास खड़े दोनों लड़के डर के मारे जमीन पर बैठ गए। तभी एक दहाड़ सुनाई दी, जाओ और उस रसोइये को मार डालो। तभी किसे पता था कि उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। पीटर की आंखों से आंसू छलक पड़े और बिस्तर भीग गया। कीरा की थोड़ी धुंधली आंखें पीटर को घूर रही थीं। उसके होंठ हिले जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। पीटर ने तुरंत अपनी हैरानी से बाहर आकर कीरा के करीब कान लगाया। तब जाकर उसे कीरा की धीमी आवाज सुनाई दी, भैया क्या खाना है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। पीटर यह सुनकर खुशी से रो पड़ा। उसने जल्दी से अपने लड़कों से पूछा, क्या यांगचुन नूडल्स खत्म हो गए? किस्मत से थोड़ा सा नीचे बचा हुआ था। हालांकि पीटर को शर्म आ रही थी, लेकिन अपने भाई के लिए उसे मजबूरी में वो बचा हुआ खाना मंगवाना पड़ा। इस समय पीटर का मूड बहुत अच्छा था। उसने प्यार से अपने लड़कों से कहा, ये मैं नहीं खाना चाहता। इस नूडल्स की खुशबू ने कीरा को कोमा से जगा दिया है। डॉक्टर के चेक करने के बाद शायद वो इसे खाएगा। तीनों लड़के ये सुनकर अपनी जगह पर जम गए। बाद में 3 विशेषज्ञों ने चेक किया और सबने माना कि यह मेडिकल इतिहास में एक ऐसा चमत्कार था जिसे दोहराया नहीं जा सकता। पीटर ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके रातों रात अपने भाई को सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। जाते समय भाई की जिद के कारण पीटर ने वो थर्मस का डिब्बा भी साथ रख लिया जिसमें थोड़े से यांगचुन नूडल्स बचे थे। ये देखकर एम्बुलेंस वाले बहुत हैरान हुए। क्या अस्पताल में खाने की कमी है? रात का खाना बनाने के बाद जेल गार्ड सिलास ने मुझे सेल नंबर 99 में वापस छोड़ दिया। इन्हीं यांगचुन नूडल्स की वजह से मेरी मौत की सजा मेरी उम्मीद के मुताबिक 7 दिनों के लिए टल गई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस माफिया बॉस ने मुझे फंसाया था, जब उसे मेरी सजा टलने की खबर मिली तो उसने तुरंत जेल के खतरनाक मुजरिमों से बात की और उन्हें आदेश दिया कि 6 दिनों के अंदर मुझे मार दें। अगले दिन सुबह होने से पहले मैं कैंटीन की रसोई में पहुंच गया। तभी सिलास सोफिया को लेकर आया। सोफिया अच्छी लग रही थी, बस वो मुझसे नजरें चुरा रही थी और उसने थोड़ा मेकअप भी किया था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सामग्री की जांच की, वो अभी भी बहुत खराब थी। मैंने आह भरी और अंत में उबले हुए बन के साथ डिपिंग सॉस बनाने का फैसला किया। हम दोनों के साथ काम करने से
बन और सॉस जल्दी ही तैयार होने वाले थे। सोफिया ने स्टीमर में पक रहे बन को देखा। उसकी आंखों में शक था। ये ब्रेड जैसा नहीं दिखता, न ही पिज़्ज़ा जैसा। क्या इसे खाया जा सकता है? लेकिन कल रात के यांगचुन नूडल्स को याद करके उसने ज्यादा नहीं सोचा। इस समय तक बहुत से कैदी कैंटीन का दरवाजा पीटने लगे थे। इससे सिलास हैरान रह गया। रोज सुबह 7 बजे खाना मिलता है, अभी तो सिर्फ 6:30 बजे हैं। क्या ये कैदी पागल हो गए हैं? वो कैंटीन के अंदर से दरवाजे के पास गया और उनके चिल्लाने की आवाजें सुनी। वो और भी हैरान रह गया। जल्दी दरवाजा खोलो, हमें खाना खाना है। भगवान के लिए जल्दी खाना दो, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें ऐसे मत तड़पाओ। सिलास का चेहरा अजीब सा हो गया। ये खाना मांगना नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र में भी लोग इतना नाटक नहीं करते। मैंने भी काम करने की रफ्तार बढ़ा दी। जल्दी ही सिर्फ सॉस भूनने का काम बचा था। ये मशीन से नहीं हो सकता था, इसे हाथ से ही करना पड़ता था। 30 जिन लगभग 15 किलो भारी लोहे की कड़ाही को मैं आसानी से उछाल रहा था, जैसे वो मेरे हाथ का हिस्सा हो। सोफिया और सिलास ये देखकर सन्न रह गए। इस 30 जिन की कड़ाही को इतनी आसानी से संभालना 10-8 साल की प्रैक्टिस के बिना नामुमकिन था। लेकिन मैं अभी सिर्फ 20 साल का हूं। क्या इस लड़के ने 10 साल की उम्र से ही कड़ाही उछालना शुरू कर दिया था? यह विश्वास करना मुश्किल था। आखिरकार 10 मिनट बाद बन और सॉस दोनों तैयार हो गए। कैंटीन के बाहर कैदी पागलों की तरह लोहे के दरवाजे पर मुक्के मार रहे थे, जिससे जोरदार आवाजें आ रही थीं। खासकर उनका लीडर पतला बंदर चिल्ला रहा था कि अगर दरवाजा नहीं खोला तो वे इसे तोड़ देंगे। मैंने जल्दी से सोफिया और सिलास को मदद के लिए बुलाया। हम तीनों ने स्टीमर से बन निकाले और सॉस को अलग अलग बाल्टियों में भर दिया। सब कुछ तैयार करने के बाद सिलास ने कैंटीन का दरवाजा खोला। पतला बंदर अपने लड़कों के साथ तुरंत अंदर आ गया। उनकी आंखें लाल थीं और वे भेड़ियों की तरह चिल्ला रहे थे, जैसे उन्हें स्टेरॉइड्स दे दिए गए हों। यहां तक कि मुझे भी ऐसे नज़ारे की उम्मीद नहीं थी। पतला बंदर रोज की तरह खाने की खिड़की पर आया, लेकिन सफेद आटे के बन देखकर वो हैरान रह गया। शेफ यून, ये क्या बकवास चीज है? पूरी रात भूखा रहने के बाद तुम मुझे ये खिला रहे हो? पतले बंदर के दिल में धक धक होने लगी। सिलास नाराज होकर बोला, क्या तुमने मिस्टर यून का बनाया खाना पहले नहीं खाया है? लाइन में लगो और खाना लो। पतला बंदर सिर हिलाकर मान गया और सबको लाइन में लगने को कहा। हर किसी की प्लेट में 2 बड़े बन और 1 चम्मच सॉस परोसा गया। कैदी ये खाना देखकर निराश हो गए। ये बहुत ही घटिया लग रहा था। सबसे पहले खाना लेने वाला बुलोंग का लड़का चिकन भाई था। बुलोंग उसका सपोर्ट था, इसलिए वो ब्लॉक में हमेशा अपनी गुंडागर्दी दिखाता था। अपनी प्लेट में बन और उस थोड़ी सी सॉस को देखकर उसे गुस्सा आ गया। डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसने अपनी आवाज पतली करके जोर से चिल्लाते हुए कहा, पूरी रात इंतजार किया और हमें ये खिला रहे हैं। अगर ये अच्छा नहीं लगा तो मुझे गुस्सा करने पर मजबूर मत करना। ये कहकर उसने बन का एक टुकड़ा तोड़ा, सॉस में डुबोया और मुंह में डाल लिया। तुरंत ही चिकन भाई की पुतलियां फैल गईं और ये अनोखा स्वाद उसके मुंह में जैसे फूट पड़ा। हे भगवान, क्या ये कोई इंसान खा सकता है? ये कितना शानदार खाना है! वो चिल्लाया और भूखे भेड़िए की तरह खाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी शरणार्थी शिविर से भागकर आया हो। बाकी कैदियों ने जब चिकन भाई को ऐसे खाते देखा तो वे भी बड़े बड़े निवाले खाने लगे। बन और सॉस मुंह में जाते ही सॉस का लाजवाब स्वाद ऐसे फूटा जैसे कोई बांध टूट गया हो और उनके स्वाद की कलियों में फैल गया। इस स्वाद के मजे ने उन्हें तुरंत खुशी और मदहोशी में डाल दिया और पूरी कैंटीन में तारीफों की आवाजें गूंजने लगीं। ओह माय, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। ड्रैगन देश का मास्टर शेफ सच में कमाल है। पहले वाले नौसिखियों से बहुत बेहतर है। अब मैं रोज कुछ और नहीं करता, बस खाना खाने के बारे में सोचता हूं। अब मैं जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। यीशु भी मुझे नहीं ले जा सकते। बाहर जाकर क्या करूंगा? क्या बाहर मुझे इतना स्वादिष्ट खाना मिलेगा? मार डालो, पर मैं बाहर नहीं जाऊंगा। सोफिया ने जब ये बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए और वो अपनी सुंदर आंखों से मुझे हैरानी से देखने लगी। बन और सॉस ने कैदियों को इतना पागल कर दिया था, ये तो कोई जादू ही था। ये कल के यांगचुन नूडल्स से भी ज्यादा कमाल था। सिलास तुरंत इस स्वादिष्ट खाने को चखना चाहता था, लेकिन उसकी पहचान अलग थी और कैदियों के सामने ऐसा करना ठीक नहीं था। वो बस छिपकर अपने मुंह का पानी निगल रहा था। कल रात की तरह ही बुलोंग ने एक थर्मस का डिब्बा भरा और अपने 2 लड़कों के साथ खुशी खुशी कैंटीन से बाहर चला गया। हालांकि पीटर आज सुबह खाने नहीं आया था और न ही उसने किसी को खाना लाने को कहा था, लेकिन बॉस के सामने खुद को अच्छा साबित करने का ऐसा मौका कोई कैसे छोड़ सकता था? नाश्ता आधे घंटे तक चला। कैदियों ने बन से अपनी प्लेटों में लगी सारी सॉस पोंछकर ऐसे साफ कर दी जैसे प्लेटें नहीं हों। एक बूंद भी बर्बाद नहीं हुई। जब से मैंने रसोई संभाली थी, बर्तन धोना बहुत आसान हो गया था। रोज प्लेटें बिल्कुल साफ आती थीं। कोई खाना बर्बाद नहीं होता था। कैदियों का पेट भरने के बाद वे 2-2, 3-3 करके जाने लगे। कैंटीन में सिर्फ चिकन भाई रह गया था।
आज उसने बहुत मज़े से खाया था। उसने अपने बालों को पीछे किया और अपनी ट्रे लेकर खाने की खिड़की पर आ गया। अब खिड़की के अंदर खाना देने वाली सोफिया थी। खूबसूरत मोहतरमा, मुझे 2 बन और 1 चम्मच सॉस और दे दो। सोफिया ने अपने पीछे खाली डिब्बों को देखा और हिचकिचाते हुए कहा, बन खत्म हो गए हैं और तुम पहले ही 4 बार खाना ले चुके हो। क्या तुम पक्का और खा सकते हो? चिकन भाई ने हंसकर कहा, नाटक मत करो। तुम रसोई वाले हमेशा अपने लिए कुछ बचा कर रखते हो। जल्दी निकालो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सोफिया ने अपने हाथ बांध लिए और उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। चिकन भाई की आंखों से गुस्सा झलकने लगा। उसने तेजी से अपनी ट्रे उठाई और उसे फेंक दिया। सोफिया ने हंसकर हल्का सा किनारा किया और आसानी से बच गई। ट्रे उसके पीछे दीवार से टकराकर जोर से गिरी। चिकन भाई को और गुस्सा आ गया और वो खिड़की के अंदर रसोई में घुस गया। जब उसने सोफिया के खूबसूरत चेहरे और शरीर को ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गया और उसके मन में गंदे विचार आने लगे। वो सोफिया पर छलांग लगाने ही वाला था कि तभी पीछे से हवा चीरने की आवाज आई। रसोई से एक बहुत बड़ी काली कड़ाही उड़कर आई और सीधे चिकन भाई के मुंह पर जा लगी। उसे चक्कर आ गए और वो लड़खड़ाने लगा। हालांकि वो गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन मेरी भयानक ताकत के कारण वो आगे बढ़ने से डर गया। इतनी बड़ी लोहे की कड़ाही फेंकने के लिए कितनी ताकत की जरूरत होगी? चिकन भाई अनजाने में 2 कदम पीछे हटा, मेरी तरफ इशारा किया और बोला, बस एक रसोइया होकर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? तुमने पता नहीं किया कि इस ब्लॉक में कोई मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। तुम इंतजार करो। यह कहकर चिकन भाई अपना आधा चेहरा पकड़कर जल्दी से कैंटीन के बाहर चला गया। सिलास ने धीरे से मुझे चेतावनी दी, इस चिकन भाई की पसंद बहुत अजीब है। ब्लॉक की जेल में उसके बहुत गहरे संपर्क हैं। खासकर बुलोंग के साथ उसका रिश्ता बहुत खास है। वो शायद बुलोंग को ही ढूंढने गया है। वो अपने पद का इस्तेमाल करके इसमें दखल देना चाहता था, लेकिन इस जेल का एक अलिखित नियम था कि जेल गार्ड सिर्फ बेसिक अनुशासन बनाए रखेंगे। कैदियों के आपसी मामले कैदियों का सिरदर्द थे और गार्ड उनमें दखल नहीं दे सकते थे। लेकिन सिलास ने फिर भी हिम्मत करके कहा, जब बुलोंग आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। मैंने याद किया, बुलोंग शायद वही बहुत मोटा आदमी था। सोफिया ने धीरे से मेरे कपड़े खींचे। उसके चेहरे पे माफी का भाव था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि कैंटीन का दरवाजा अचानक खुल गया। बुलोंग अपने 2 लड़कों के साथ तेजी से अंदर आ रहा था, जैसे कोई जरूरी काम हो। तभी वो दरवाजे से बाहर जाते हुए चिकन भाई से टकरा गया। चिकन भाई की आंखें लाल हो गईं। वो लगभग रोने वाला था और बहुत बेबस लग रहा था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को डांट पड़ी हो। लॉन्ग भाई, उस कमीने शेफ ने मुझे मारा, तुम मेरी मदद करो। बुलोंग अचानक हुई इस घटना से थोड़ा चकरा गया। उसने चिकन भाई की उंगली की तरफ देखा, जहां मैं शांत भाव से उनकी तरफ देख रहा था। बुलोंग ने अपना थूक निगला। उसका चेहरा कांपने लगा और उसने अपना हाथ उठाकर चिकन भाई के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज पूरी खाली कैंटीन में सुनाई दी। फिर बुलोंग तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और थोड़ी दूरी से ही वो घुटनों के बल फिसलते हुए मेरे सामने आकर झुक गया। यून भाई, मैं अपने लड़कों को नहीं संभाल पाया। आप बड़े हैं, इस छोटे इंसान को माफ कर दीजिए। एक पल के लिए पूरी कैंटीन की हवा जैसे जम गई। किसी ने एक भी आवाज नहीं की। थोड़ी दूर पे खड़े चिकन भाई की आंखें फटी रह गईं। उसका जबड़ा जमीन पर गिर पड़ा था। वो पूरी तरह सन्न था। सिलास की आंखें फटने वाली हो गईं। बुलोंग जैसा भयानक राक्षस मेरे सामने ऐसे था जैसे बिल्ली के सामने चूहा हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। जेल में इतने सालों के काम में उसने पहली बार बुलोंग के चेहरे पर ऐसा डर देखा था। सोफिया का सुंदर चेहरा भी हैरानी से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी चमक और उत्साह भी था, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। उसकी आंखों से सोने की चमक आ रही थी। मैंने अपनी भौहें उठाईं और धीरे से पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? बुलोंग ने मक्खन लगाते हुए मुस्कुराकर कहा, बॉस ने कहा है कि अब से आपको देखकर उन्हें ऐसा लगना चाहिए जैसे उन्होंने बॉस को देखा हो। बॉस ने मुझे आपको बुलाने भेजा है, वजह आपको वहां जाकर पता चल जाएगी। यह कहकर बुलोंग बहुत इज्जत के साथ मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। मैंने थोड़ा सोचा और फिर बुलोंग को रास्ता दिखाने को कहा। जब मैं रूम नंबर 1 की ओर जा रहा था, सोफिया को भी सिलास वापस ब्लॉक 1 की जेल में ले गया। रास्ते से बाहर निकलते समय उसने कैदियों को झगड़ते हुए सुना। वो अचानक रुकी और सिलास से पूछा कि क्या हुआ है। सिलास ने भौहें सिकोड़ी सोफिया को आवाज की तरफ थोड़ा करीब ले गया और तब उन्हें एक कैदी के चिल्लाने की आवाज आई, मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी सजा पूरी हो गई है, लेकिन मैं फिर भी बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर इतना स्वादिष्ट जेल का खाना कहां मिलेगा? कोई बेवकूफ ही बाहर जाएगा। आओ, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। ये बकवास सुनकर सोफिया और सिलास ने एक दूसरे को देखा और वे अपनी जगह पर पत्थर बन गए। दूसरी तरफ जेल के ब्लॉक बी में अविला यहाँ की बिना ताज की रानी थी। वो एक अधेड़ उम्र के आदमी से पूछताछ कर रही थी। वो आदमी डर के मारे बता रहा था, बॉस, ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉक ए से कोई वास्ता रखना चाहता हूं। असल में उनका खाना बहुत स्वादिष्ट है। इस अजीब बहाने ने अविला को पूरी तरह चकरा दिया।
आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहना जारी रखा, बॉस, मैं सच कह रहा हूं। कल दोपहर जेल गार्ड ने मुझे काम के लिए बुलाया था और रात को मुझे ब्लॉक ए की कैंटीन में खाना खाने को मिला। वो यांगचो नूडल्स सच में बहुत स्वादिष्ट थे। पूछने पर पता चला कि ब्लॉक ए में एक मौत की सजा पाया कैदी है जो ड्रैगन देश का मास्टर शेफ है और वे नूडल्स उसी ने बनाए थे। आज सुबह मुझे लालच आ गया, इसलिए मैंने $1000 खर्च करके एक प्लेट उबले बन और डिपिंग सॉस खरीदी। अविला को उसकी सच्ची आवाज सुनकर लगा कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन ये बात बहुत अजीब थी। $1000 में बन और सॉस खरीदना? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? एक खाना कितना ही स्वादिष्ट हो सकता है? उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या वो सच में इतना स्वादिष्ट है? उस आदमी ने थोड़ा सोचा और कहा, बॉस, कल रात वो नूडल्स खाने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया। वो इतने स्वादिष्ट थे कि मेरे पेट को ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया। अविला ने अपनी आंखें सिकोड़ी, कुछ पल सोचा और अपने आदमी से कहा, मिलर, आज दोपहर ब्लॉक ए से मेरे लिए एक खाने की प्लेट का जुगाड़ करो। मैं देखना चाहती हूं कि उस रसोइये में कितनी ताकत है। क्या उसका एक खाना मुझे भी रात भर जगाए रख सकता है? पीछे खड़े आदमी ने थोड़ा सिर झुकाया। जी बॉस। दोपहर होने वाली थी और मैं सोफिया के साथ बहुत पहले से रसोई में काम कर रहा था। आज दोपहर कुछ नई सामग्री आई थी, इसलिए मेरे पास बनाने के लिए ज्यादा विकल्प थे। और अब मैं जो बनाने जा रहा था वो ड्रैगन देश की खाने की संस्कृति की जान दाहुई काई मिक्स वेज स्टू था। मैं बनाते समय सोफिया को समझा भी रहा था। काम थोड़ा धीमा चल रहा था, लेकिन अगर सोफिया सीख गई तो मुझे खुद सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। आधे घंटे बाद हम दोनों का काम आखिरकार पूरा हो गया। बस 10 मिनट और पकाने के बाद खाना परोसने के लिए तैयार था। कैंटीन के बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाजें आ रही थीं। कैदी खाने की जल्दी मचा रहे थे। तभी जेल गार्ड कैप्टन मार्टिन दूसरे दरवाजे से तेजी से कैंटीन में आया। उसने अपनी कॉलर ठीक की और कैंटीन का बड़ा लोहे का दरवाजा खोल दिया। लेदर जैकेट पहने और छोटे बालों वाला पीटर बहुत जोश में था। वो सबसे आगे था और उसके लड़के लाइन से अंदर आ रहे थे। पतला बंदर अपने 10-12 लड़कों के साथ खाने की खिड़की पर आया। मुझे देखकर वे सब एक साथ मेरे सामने 90 डिग्री झुक गए और जोर से चिल्लाए, नमस्ते यून भाई, नमस्ते भाभी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मजाक मत करो, जल्दी लड़कों को खाना दो। पतला बंदर और उसके लड़के फिर से 90 डिग्री झुके। बगल में खड़ी सोफिया एकदम डर गई। हालांकि ब्लॉक ए में उसने खुद की पहचान बनाई थी, लेकिन उसे कभी ऐसा सम्मान नहीं मिला था। अभी अभी आया मार्टिन ये देखकर अपनी जगह पर जम गया। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। आंखें फटी रह गईं और वो मेरी तरफ इशारा करते हुए हकलाने लगा। कुछ बोल नहीं पा रहा था। पतले बंदर ने देखा कि कोई मेरी तरफ उंगली उठा रहा है तो उसने अजीब से लहजे में कहा, कैप्टन मार्टिन, अपनी उंगली नीचे कर लो। तुम नहीं चाहते ना कि तुम्हारे परिवार को कुछ हो? एक कैदी द्वारा मुंह पर धमकी दिए जाने पर मार्टिन का चेहरा बदल गया। वो कभी पीला पड़ता तो कभी सफेद, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उस पल उसे अचानक समझ में आ गया कि सिर्फ 24 घंटों में ही मैं ब्लॉक ए की सबसे बड़ी ताकतों के साथ मिल चुका हूं। पीटर थोड़ी दूरी पर खड़ा था, उसकी नजरें लगातार हम पर थीं। साफ था कि उसने ही इसकी इजाजत दी थी। मार्टिन ने आह भरी और अपना उदास चेहरा लेकर कैंटीन से बाहर चला गया। हमेशा की तरह खाना दिया जाने लगा और जब उन्होंने देखा कि दोपहर के खाने में बन है, कैदी खुशी से झूम उठे। बड़े और सफेद बन उन्हें दुनिया में सबसे अच्छे लग रहे थे और वो मिक्स वेज स्टू उसे बाहर लाते ही कैदियों की आंखों में चमक आ गई। ओह माय गॉड, मुझे बन सबसे ज्यादा पसंद है। ब्रेड तो कचरा है। यून भाई के हाथ का जादू तो बेमिसाल है। कैदियों की तारीफें सुनकर मुझे अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा था। कभी कभी ये लोग भी बहुत प्यारे लगते थे। इस समय ब्लॉक बी में अविला अपने सामने रखी 2 प्लेटों को देख रही थी। बाईं तरफ 2 बड़े बन थे और दाईं तरफ थोड़ा सा स्टू था। मिलर ने सूट पहना हुआ था। उसने थोड़ा सिर झुकाया और कहा, बॉस, यही खाना है, कृपया इसे चख कर देखिए। दाईं प्लेट से आ रही खुशबू सूंघते ही अविला बिना हिचकिचाए कांटे से थोड़ा सा शानदार स्टू मुंह में ले गई। जैसे जैसे अविला उसे चबा रही थी, उसका मुलायम और शानदार स्वाद जीभ से होते हुए उसके दिमाग तक फैलने लगा। यह स्वाद इतना बेहतरीन था कि उसे लगा जैसे उसका दिमाग फट पड़ेगा। कांटा पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे। इस पल वो बोलना भूल गई थी। उसकी जीभ दिमाग की कोई बात नहीं सुन रही थी और सिर्फ उस खाने का मजा ले रही थी। अविला की आंखों से गर्म आंसुओं की 2 धाराएं बहने लगीं। ये देखकर मिलर हैरान रह गया। बॉस, आप ठीक तो है ना? क्या उन कमीनों ने इसमें जहर मिला दिया है? मिलर को लगा कि बॉस ठीक नहीं है, तो वो ऐसे ही अंदाजे लगाने लगा। अविला ने हाथ हिलाकर मिलर को चुप कराया और खुशी खुशी अपने बन और स्टू को बड़े बड़े निवालों में खाने लगी। दोनों बड़े बन खत्म हो गए और स्टू भी खत्म हो गया। मुझे और खाना है। और है क्या? मिलर सन्न रह गया। नहीं है।
अविला ने अपनी खूबसूरत आंखों से मिलर को घूरा और ठंडी आवाज में कहा, तो अब और कोई रास्ता नहीं है। ब्लॉक ए में इतना बेहतरीन शेफ है और हमारे ब्लॉक बी में नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब ब्लॉक ए में जाना चाहेंगे और हमारा ब्लॉक बी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जाओ और लड़कों को बता दो, दोपहर को बाहर आंगन में मजा करेंगे। जल्दी ही जेलर के ऑफिस में खबर पहुंची कि ब्लॉक बी के कैदी दंगा कर रहे हैं। कमीने, क्या वे पागल हो गए हैं? अविला ये सब क्यों कर रही है? मार्टिन ने अपना ठंडा पसीना पोंछा। मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी मांग बहुत साफ है। वे शेफ बदलना चाहते हैं और उन्हें ब्लॉक ए जैसा शेफ चाहिए। जेलर हैरान था। ब्लॉक ए का शेफ ड्रैगन देश का नहीं है क्या? क्या उन्हें वो डार्क क्यूजीन खाना है? दूसरी तरफ मुझे जेल के कोल्ड स्टोरेज में बहुत थोड़ा सा जमा हुआ मांस मिला। मैंने उसे खोल कर देखा। क्या बात है! गाय, सुअर, घोड़े के हर तरह के अंग थे, काफी मजेदार। इसलिए मैंने उन सबको मिलाकर एक छोटी सी बॉटल सीक्रेट सॉस की बनाई और उसे अपने लिए छिपा कर रख लिया। क्योंकि रसोई में काम करने वालों की कमी थी, इसलिए उन्होंने मुझे ब्लॉक एक से एक और लड़की भेज दी। बेबे ने मुझे देखा और नखरे दिखाते हुए कहा, क्या यार सोफिया, जिस ड्रैगन देश के मास्टर शेफ की तुम बात कर रही थी, क्या वो यही इंसान है? बेबे चुप रहो, यून भाई की कुकिंग सच में जादुई है। शक्ल से ही कोई हरामी लगता है, मेरा समय बर्बाद मत करो। उसके ये कहते ही मैंने उसे गर्दन से पीछे से पकड़ लिया। नहीं, छोड़ो छोड़ो! लेकिन मैं गुस्से में ही रहा। सोफिया ने कोई दया नहीं दिखाई। मैडम रोने लगी। मेरी गलती है, मुझे नीचे उतार दो। फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाते समय सोफिया को रसोई के कोने में वो छोटी सी सॉस की बोतल मिल गई। उसे याद आया कि जब मैं मसाले डालता था तो खाना बहुत स्वादिष्ट हो जाता था। वो बस थोड़ा सा डालना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ फिसला और उसने पूरी बोतल ही खाने में डाल दी। शायद कुछ नहीं होगा, क्या हो सकता है? दूसरी तरफ, क्योंकि माफिया बॉस ने तुम्हें मारने का आदेश दिया था, ब्लॉक सी का एक बहुत खूंखार कैदी ये काम करने को तैयार हो गया। वो हंसा। ब्लॉक ए का शेफ, है ना? उम्मीद है कि आज रात तुम मुझे निराश नहीं करोगे। रात के खाने पर कैदी रोज की तरह ही पागलों की तरह खा रहे थे, लेकिन आधी रात को वे रोज की तरह शांत नहीं थे। कोई शोर नहीं कर रहा था, बल्कि सभी की आंखें लाल थीं और वे भारी सांसें ले रहे थे। उसी समय ब्लॉक ए के गलियारे में वो हत्यारा बड़ी चालाकी से कैमरों से बचकर आ रहा था। एक टॉप किलर होने के नाते उसे लगा कि यह काम बहुत आसान है और बस फ्री में पैसे मिल रहे हैं। रिवर जेल को बहुत सुरक्षित माना जाता है, लेकिन क्या वो इसमें आसानी से अंदर बाहर नहीं आ जा रहा था? उस छोटे शेफ को मारना बहुत आसान होगा। दूसरी तरफ बुलोंग को आज लग रहा था जैसे उसके शरीर में आग लगी हो। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, उसका चेहरा मुड़ा हुआ था और उसके अंदर की आग उसे पागल कर रही थी। तभी बुलोंग ने देखा कि बाहर कोई है। हाँ, वो हत्यारा जेल के दरवाजे से लगकर धीरे धीरे खिसक रहा था। बुलोंग की आंखों में खुशी आ गई। क्या ऐसी भी किस्मत होती है? उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, तुम्हारा साबुन गिर गया है। उसके बाद एक बहुत ही दर्दनाक चीख सुनाई दी। बगल वाले कमरे के लड़कों के मुताबिक पूरी रात बहुत हंगामा हुआ और वे सो नहीं पाए। सुबह होने तक वो हत्यारा पूरी तरह से अपाहिज हो चुका था। वो ऐसे पड़ा था जैसे उसका सारा खून चूस लिया गया हो। जब ड्यूटी वाला गार्ड आया तो उसने जल्दी से उसे इलाज के लिए भेजा। दूसरी तरफ माफिया फैमिली में माफिया बॉस आराम से अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था। ओह जिम, काम कैसा चल रहा है? चिंता मत करो बॉस, कल रात काम हो गया है। वो लड़का आज भगवान से मिल चुका होगा। जल्दी ही फोन आया। सुनने के बाद जैक का चेहरा हरा हो गया। बॉस, हत्यारे ने कहा कि काम फेल हो गया। उस पर घात लगाकर हमला हुआ और उसे तड़पा तड़पाकर मार डाला गया। क्या? माफिया बॉस हैरान था। लगता है इस ड्रैगन देश के आदमी ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसे पक्का किसी ने खबर दी होगी। पता लगाओ, अच्छे से पता लगाओ। अगली सुबह सिलास मुझे वीआईपी ब्लॉक में बड़े लोगों के लिए खाना बनाने ले गया। ये जगह दूसरों से अलग थी। यहाँ 10 से भी कम कैदी थे। उनकी पहचान रहस्यमयी थी। वे आलीशान कमरों में रहते थे और उन्हें काफी आज़ादी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने सफेद बालों वाले एक बूढ़े आदमी को देखा। बात करने पर पता चला कि वो सबसे बड़ी माफिया फैमिली हेनरी फैमिली का पुराना मुखिया लीफ हेनरी था। वो अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ अपना 80वां जन्मदिन मना रहा था और उसने मुझे खाना बनाने के लिए बुलाया था। याद रखना, ये बूढ़ा आदमी मांस नहीं खाता। इससे मेरी परेशानी बढ़ गई। जेल की रसोई में बहुत कम चीजें थीं और जन्मदिन की दावत में कम से कम 18 तरह का खाना होना चाहिए, वो भी बिना मांस के। अब क्या किया जाए? तभी सिलास एक नई मशीन लेकर आया। यून भाई, जेलर ने कहा कि आजकल कैंटीन का खाना अच्छा है, इसलिए उन्होंने कुछ नए उपकरण दिए हैं। ये ड्रैगन देश से मंगाई गई टोफू मशीन है। मेरी आंखें चमक उठी। मिल गया। मैंने एक लिस्ट बनाई और बूढ़े हेनरी को भिजवा दी ताकि वो अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके सामग्री मंगा सके।
बगल में खड़े एक बूढ़े ने आकर कहा, क्या यही तुम्हारी जन्मदिन की दावत की लिस्ट है? उस ड्रैगन देश के लड़के को समझ है। उसे पता है कि तुम्हारे दांत कुछ चबा नहीं सकते, इसलिए तुम सिर्फ टोफू खा सकते हो। दूसरा बूढ़ा भी मजाक उड़ाने लगा, अरे, तुमने तो कहा था कि किसी मास्टर शेफ को बुलाया है जो हमें कुछ नया दिखाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सिर्फ ये ठंडे सलाद परोसेगा। बूढ़े हेनरी ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसने कहा था कि वो मांस नहीं खाएगा, लेकिन दुनिया में बहुत सी कीमती और खास शाकाहारी चीजें थीं, और इस लिस्ट में कोई भी अच्छी चीज नहीं थी। मैं देखना चाहता हूं कि ये लड़का क्या बनाता है। अगर उसने मेरी जन्मदिन की दावत खराब की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जाओ और सफेद शैतान को रसोई में मदद और निगरानी करने के लिए भेजो। सिलास ने अपना थूक निगला। सफेद शैतान इस वीआईपी ब्लॉक का अपना शेफ था। वो साल में सिर्फ 3-4 बार ही आता था। वो एक पूर्व मिशेलिन 3 स्टार शेफ था। लगता है बूढ़ा हेनरी यून भाई से पूरी तरह निराश हो चुका था। एक दिन बाद सफेद शैतान रसोई में मेरी कला देखकर पूरी तरह मेरा दीवाना हो गया था। मैंने एक चाकू से टोफू को तराश कर एक फीनिक्स बना दिया था। ओह माय गॉड, इस भारी चाकू को इतने हल्के हाथों से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये जादुई है। जल्दी ही समय हो गया। सफेद शैतान खीरे का सलाद, सूखा टोफू और मूंगफली की एक बड़ी प्लेट लेकर आया। बूढ़ा वाइट हैंस पड़ा। इतना बड़ा कटोरा! ये तो बिल्कुल देहाती लग रहा है। बूढ़े हेनरी, क्या यही वो लग्जरी ड्रैगन देश का खाना है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे?